Hey guys, welcome back to my channel. This is Shubhra welcoming you all to our very own channel. तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्टैंडर्ड 11 का द लिविंग वर्ल्ड होगा, जो आज हमारा लेक्चर 1 है। ऐसे ही डिफरेंट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा चैप्टर 1, यानी कि जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे रिलेटेड आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग चीज़ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि लिविंग को हम लोग डेफिनेशन किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात है वो ये यहाँ पर कहा जा रहा है लिविंग मीन्स बीइंग अलाइव। लिविंग का मतलब क्या होता है? बीइंग अलाइव, समथिंग दैट इज़ अलाइव इज कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग, समथिंग दैट कैन ग्रो, move, reproduce, consequences, respire and carry out various cellular activities are said to be living। कहा जा रहा है कि ऐसे वेरियस प्रोसेस जिसमें ग्रोथ हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, कॉन्शियसनेस हो, रिस्पायर हो मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो और अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ हो, फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सारे प्रोसेस जहाँ जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में कहा जा रहा है कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर क्या क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग देख लिए थे कि व्हाट इज़ लिविंग, तो जो अलग अलग प्रोसेस था जहाँ पे मूवमेंट हो रहा था, रिप्रोडक्शन हो रहा था, कॉन्शियसनेस यहाँ यानी कि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर, लाइट, जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं उससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? अपना एडेप्टेशन उसके लिए शो करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या फिर आप फीचर भी बोल सकते हो। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंसिडर किया गया है वो है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को क्या कहा जा रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर। दूसरा फीचर यहाँ पे रिप्रोड्यूस यानी कि रिप्रोडक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, एक फीचर है आपका ग्रोथ, दूसरा फीचर हो गया आपका रिप्रोडक्शन। थर्ड वन इज़ कैपेबल टू मेटाबोलाइज, यानी कि जो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ह्यूमन बॉडी में होती हैं उसको भी हम लोग क्या कह रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में रख रहे हैं। द फोर्थ वन इज़ रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली, जो बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर है उसके प्रति किस प्रकार से जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो भी कंसिडर किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को। तो फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, द सेकेंड वन इज़ रिप्रोडक्शन, थर्ड इज़ कैपेबल टू मेटाबोलाइज या फिर इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब इन सारे एक एक फीचर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? अच्छे से स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इस स्लाइड में हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट फीचर था उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ किस तरीके से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑब्वियसली लिविंग थिंग है तो वो क्या कर रहा है? ग्रो करेगा ही। एंड ग्रोथ इज टेकन एज इंक्रीज इन मास एंड नंबर, और यहाँ पर ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होगा? जो भी ग्रोथ है वो मास और नंबर का डेवलपमेंट यानी उसमें इंक्रीज हुआ तो डैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ओके, इंक्रीज इन मास एंड रेफर्स टू इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड द बॉडी, जो भी इंक्रीज इन मास हो रहा है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है, वेयर एज इंक्रीज इन नंबर इज कंसिडर्ड एज सेल डिवीजन। एज वी नो दैट कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। अब यहाँ पर जो भी नंबर में डेवलपमेंट हो रहा है या मास का डेवलपमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से होगा? जस्ट कॉज ऑफ सेल डिवीज़न। सिर्फ किसकी वजह से होगा? वो सेल डिवीज़न की वजह से ये प्रोसेस होगा। तो ग्रोथ में हम लोग क्या जाने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ग्रोथ कैसे कंसिडर किया जाएगा? इंक्रीज इन मास एंड नंबर, वेयर एज इंक्रीज इन मास इज कंसिडर एज इंट्रिंसिक डेवलपमेंट, वहीं पे इंक्रीज इन नंबर इज कंसिडर एज सेल डिवीज़न। ओके, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम लोग जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे थे,
तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, तो हमारा प्लांट हो गया, हमारा एनिमल हो गया, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑल आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन सबके ग्रोथ प्रोसेस को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखें कि जो ग्रोथ प्रोसेस था वो क्या था, इंट्रिंसिक था और इंक्रीज इन मास एंड नंबर कंसिडर एज ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट में। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्लांट ग्रोज कंटिन्यूअसली बाय सेल डिवीजन। प्लांट जो है वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, प्राय रूप से वो क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है सेल का, और इसी प्रकार से उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो प्लांट कैसे ग्रोथ कर रहा है, बार बार सेल डिवीजन रेपिटेड बेसिस पे हो रहा है और उसके बाद उनका ग्रोथ हो रहा है। दे हैव सर्टेन रीजन लाइक सूट टिप, रूट टिप एंड कैम्बियम विच हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट अलाउ देम टू ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। कहा जा रहा है कि प्लांट जो है वो पूरे के पूरे अपने लाइफ स्पैन के दौरान क्या करता है, वो ग्रोथ करते रहता है। क्यों ग्रोथ हो रहा है भाई, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। और ये ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलर टिप्स पे होंगे, लाइक सूट टिप पे होंगे जो कि ग्रोथ करके स्टेम बन जाएंगे, रूट टिप पे होंगे, और कैम्बियम, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है। तो उससे पहले हम लोग समझ लें कि कैम्बियम क्या है। तो कैम्बियम हमेशा प्रेजेंट रहता है, वो कहाँ पर, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में हमेशा आपका क्या रहेगा, कैम्बियम मौजूद रहेगा। जाइलम एंड फ्लोएम, और इन दोनों के बीच में आपका क्या रहेगा, कैम्बियम रहेगा। इस कैम्बियम का क्या फंक्शन है, ये जाइलम को और फ्लोएम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता। ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। ह्यूमन बॉडी में भी सिमिलर प्रोसेस है, उनको उनके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। एंड सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम जो प्लांट पार्ट्स हैं वहाँ पर उनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन इनको किन से मिल रहा है, तो कैम्बियम से मिल रहा है। कैम्बियम क्या करता है, यही न्यूट्रिशन के प्रोवाइड करके जो जाइलम एंड फ्लोएम में सेकेंडरी डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट होता है, इसकी मदद से ही होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैम्बियम का क्या फंक्शन है। प्लांट क्या है, वो ताउम्र कहते हैं कि थ्रू आउट देयर लाइफ वो क्या करता है, ग्रो करते रहता है। रीज़न क्या है उसके ग्रोथ का, सेल डिवीज़न। वहीं पे ये ग्रोथ किन किन हिस्सों में देखी जाएगी, तो शूट टिप, रूट टिप और कैम्बियम। कैम्बियम का प्रोसेस क्या है, क्या फंक्शन करता है, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम के मिड में प्रेजेंट रहता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनके सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट एंड टिप सूट में हेल्प करता है। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ओके वेट, चलिए एनिमल। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो एनिमल के बारे में। जैसे हम लोग बोले कि ग्रोथ हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट एक कैटेगरी थी और दूसरी कैटेगरी अब क्या आ गई है हमारे सामने, एनिमल की। तो एनिमल के बारे में क्या कहा जा रहा है, एनिमल ग्रो अप टू सर्टेन एज ओनली। ऑब्वियसली वी ऑल आर कम अंडर दिस कैटेगरी, एनिमल के कैटेगरी में ही हम लोग सब लोग आ रहे हैं। और हम लोगों को पता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज तक ही होता है। एंड यहाँ पे जो सेल का डिवीज़न है वो लिमिटेड है, वो क्या है, लिमिटेड है टू सर्टेन सेल ओनली। वहीं पे कुछ सेल जो होते हैं जो हमारे वर्न आउट और लॉस्ट सेल हो उसको रिप्लेस कर देते। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है कि हेयर और नेल्स में जो सेल हैं वो कंटिन्यूअस वो क्या करते हैं, डिवीज़न करते रहते हैं। लेकिन अगर बेसिक बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक सर्टेन एज तक ही क्या हो रहा है, एनिमल सेल क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, और ये एक सर्टेन एज पर जाके रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और इन सेल डिवीज़न का फ़ायदा क्या होता है कि कई बार ये वर्न आउट और लॉस्ट सेल को भी क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। वहीं पर जो हेयर और हमारे नेल्स के सेल होते हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या करते रहते हैं, डिवीज़न करते रहते हैं। ओके, नाउ our next slide is about unicellular organism। प्लांट में भी हम लोगों ने देख लिया ग्रोथ कैसे हो रहा है, एनिमल्स में भी हम लोगों ने देख लिया कि ग्रोथ कैसे हो रहा है। अब हमारा काम आ गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ हो रहा है तो देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड ऑफ सिंगल सेल इज कंसिडर एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या है, बैक्टीरिया, एल्गी। इनका कहा जाता है कि ये भी ग्रोथ कर रहे हैं, इनका भी साइज मास और इनका भी नंबर बढ़ रहा है। तो ये मास और नंबर किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न हम लोग जान रहे हैं, इसलिए बार बार सेल बोला जा रहा है क्योंकि सेल जो हमारा है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए
सेल डिवीज़न हो रही है, उसकी वजह से ही हमारा इंक्रीज़ इन मास हो रहा है और इंक्रीज़ इन नंबर हो रहा है। हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे कि ग्रोथ को हम लोग इंक्रीज़ इन मास एंड नंबर से कंसिडर करेंगे और दैट ग्रोथ इज़ इंट्रिंसिक, ठीक है। तो इससे सेम बात यहाँ भी अप्लाई हो रही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर जो भी नंबर में इंक्रीज़ हो रही है, साइज़ में इंक्रीज़ हो रही है, मास में इंक्रीज़ हो रही है, जस्ट कॉज ऑफ सेल डिवीज़न। कहा जाता है विदिन 24 आवर्स फ्यू ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ लार्ज कॉलोनी। यहाँ पर जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका डिवीज़न इतना रिपीटेडली होता है कि 24 आवर में ये है ना एक लार्ज कॉलोनी डेवलप कर देता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका तो ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी तक ग्रोथ को हम लोग इंट्रिंसिक कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बात है, एक्सेप्शन कह सकते हैं कि ग्रोथ इज़ एक्सट्रिंसिक इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। बोला जाता है कि ग्रोथ जो है वो बाहरी होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। कैसे भाई, ये भी समझ लेते हैं। इंक्रीज इन मास सीन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। बोला जा रहा है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इंक्रीज इन मास हुआ है तो वो क्या है, आपका लिविंग कैटेगरी में आ गया। इंक्रीज इन नंबर हो गया है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर इन योर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगरी। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है लेकिन वहाँ पर भी उसके मास में इंक्रीज हुआ है, तो क्या उसको हम लिविंग के कैटेगरी में नहीं रखे? तो नहीं भाई, ये तो एक्सेप्शन हो गया, कैसे हम लिविंग के कैटेगरी में रख लेंगे? तो क्या बोला जा रहा है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, मास इंक्रीज कर जाता है। तो ऑब्वियसली वो नॉन लिविंग है तो वो अलग ऑब्जेक्ट है, हम लोग लिविंग पढ़ रहे थे तो वो अलग ऑब्जेक्ट था। तो कहा जाता है कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल तो देखते होंगे। माउंटेन्स, जब भी विंडी एयर चलती है तो जो सैंड होता है वो एक जगह इकट्ठे हो जाता है, रेत का टीला बनाता है। तो दीज ऑल आर कंसिडर एज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के मास का डेवलपमेंट में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर मास कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे सैंड सारे एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं और एक आपको रेत का टीला बना दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो सैंड अकेला था, फिर विंडी एयर ब्लो हुआ तो उसकी वजह से वो सारा एक्यूमुलेट होकर के आपका क्या बना दे रहा है, एक रेत का टीला बना दे रहा है। तो मास में इंक्रीज़ हो गया ना, जो कि अभी तक हम लोग लिविंग का कैटेगरी में रख रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सेप्शन पाया गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब जो ग्रोथ था, जिसको अभी तक हम लोग डिफाइनिंग कैटेगरीज में रख रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अब वो आ गया नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नाउ वी कैन से दैट ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर इज एक्सेप्शन। कहा जा रहा है कि अभी तक हम लोग समझते आ रहे थे कि ग्रोथ जो है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर जो है, उसको हम ग्रोथ के कैटेगरी में रखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखते थे, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था। लेकिन अभी क्या हो गया, जो हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देख लिए, बाहरी ग्रोथ देख लिए, वहाँ देख रहे थे कि मास और नंबर भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बढ़ जा रहे हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। तो ये तो अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया है ग्रोथ को। दैट्स वाई ग्रोथ इज़ नॉट कंसिडर्ड इन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जस्ट कॉज क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक्सेप्शन मिल रहा है। होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा और ग्रोथ से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज रिप्रोडक्शन। कहा जा रहा है कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग एंड हियर ऑफ स्प्रिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो दो पेरेंट होते हैं, वेदर इट्स फीमेल और मेल, दोनों क्या करते हैं, फ्यूज़ करके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और ये ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के। तो इसको एज अ डेफिनेशन भी आप लोग रिप्रोडक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब आगे हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कहा जा रहा था। ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है वो देखा जाए। In multicellular organism, mode of reproduction is sexual. Yes, we all are multicellular organism. हम लोग multicellular organism के ही कैटेगरी में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्शुअल बेसिस पे होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्शुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन कई सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, जो कि अलग अलग मीन्स से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन की मदद से। उसके कुछ एग्जाम्पल है फंगी आपका किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन की मदद से आपका वो
रिप्रोडक्शन करेगा। वहीं पे ईस्ट और हाइड्रा जो है वो बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है। प्लानेरिया जो है वो रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहा है, अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से, बाइनरी फिजन की मदद से वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोग रिप्रोडक्शन क्या देखें कि जहाँ पे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है और उसका जो फीचर्स है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख लिए सेक्सुअल मीन्स से होता है और एसेक्सुअल मीन्स से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं फंगी, ईस्ट, हाइड्रा, प्लानेरिया, बैक्टीरिया, एल्गी एंड अमीबा। सबका अपना अलग अलग प्रोसेस था, वो भी देख लिए। फंगी का स्पोर फॉर्मेशन, ईस्ट, हाइड्रा बर्डिंग के थ्रू, प्लानेरिया थ्रू रीजनरेशन एंड बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फ्यूजन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, डाउट जो भी होगा इसका वो क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। लाइक हम देख रहे हैं सामने हमारा स्लाइड कह रहा है कि म्यूल, जिसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ठीक है, म्यूल जो है वो किसका कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग है। तो ये किसके कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं, तो मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स रिजल्ट इन द म्यूल प्रोडक्शन, वो म्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वहीं पे फीमेल स्टेराइल हनी बी जो हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर हनी जो मधुमक्खी का छत्ता है, हनी कॉम जो है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि एक क्वीन बी होती हैं, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करती हैं। और जो ये स्टेराइल हनी बी होती हैं वो क्या करती हैं, अपना काम करती हैं अलग अलग फ्लावर से अपना मध लाने का या फिर जो भी हनी है वो लेने के लिए वो क्या करती हैं, वॉक करती हैं। तो ये वॉकर बी हैं और ये स्टेराइल होती हैं, ये किसी भी तरीके के प्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती हैं। जो भी ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्वीन बी ही करेंगी। तो म्यूल के पास अपना कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है कि वो किस फॉर्म में, या तो हॉर्स रिप्रोड्यूस करे या तो फिर आप डोंकी रिप्रोड्यूस करो। इसके पास ऐसा दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि इसके पास उस प्रकार के क्रोमोसोम अवेलेबल नहीं है। वहीं पे फीमेल स्टेराइल हनी बी क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट ही नहीं लेते क्योंकि जो भी रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है हनी बी में वो क्वीन बी जो है वो करती हैं। द लास्ट वन इज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऐसे ह्यूमन कपल्स जो कि फर्टिलिटी रेट जिनका कम है या फिर जो पेरेंट्स नहीं बन सकते, तो वो भी तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ऑफ स्प्रिंग। तो ये तो एक प्रकार का एक्सेप्शन आ गया ना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग देख रहे थे कैटेगरी में कि उनको रिप्रोड्यूस करेंगे तभी उनको हम लोग लिविंग कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन ये लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या इनको हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दैट्स वाई इस एक्सेप्शन के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो इस वजह से हम लोग इस रिप्रोडक्शन के प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे। तो growth is also considered as non-defining property of living organism, whereas reproduction is also considered as non-living property of living organism। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट बोला जा रहा है या नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज़ एनाबॉलिक एंड अदर वन इज़ कैटाबॉलिक। तो ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन मिल करके मेटाबॉलिक रिएक्शन करते, एंड इस पूरे फेनामेनन को हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। एक बार फिर से समझते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक reaction, okay, and this whole phenomenon is considered as metabolism। I hope कि ये क्लियर होगा। थोड़ा इसको और हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आगे के स्लाइड में। अब यहाँ पे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन का बात हुआ था, तो देख लो क्या है यहाँ एनाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है सिंपलर वन से, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ सिंपलर वन से, एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, ठीक है। इस वजह से ही इनको कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है क्या कि एनर्जी स्टोर्ड हो गई। थोड़ा सा समझते हैं इसको। इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, किसका, एनाबॉलिक रिएक्शन का। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन सिंपल सब्सटेंस से, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अब यहाँ पे एनर्जी भी स्टोर्ड हो रही है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फोटोसिंथेसिस कहा गया है ना इसका एग्जाम्पल, तो देखो सिंपलर सब्सटेंस है
6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये हमारा सिंपलर सब्सटेंस है, दिस इज ऑल्सो अ सिंपलर सब्सटेंस। और ये क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारा बनेगा C6H12 एंड O6। ओके, C6H12O6। अब यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर। ठीक है, रिजल्ट क्या करता है फॉर्मेशन में, ग्लूकोज का C6H12O6। अब ये दोनों जब कंबाइंड हो रहे हैं तो इनको कंबाइंड होने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइंड करके ये जब बना है तो ऑब्वियसली ये एनर्जी क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई है। यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड हुई ना, तो इसी को हम समझाने का यहाँ पर इस जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू कोशिश किया गया है कि यहाँ पे ये सिंपलर जो भी है मॉलिक्यूल्स है, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको कंबाइन करना है, क्योंकि ये सिंपलर ही कंबाइन होकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जब कंबाइन हो रहा है, जब ये इकट्ठा हो रहा है, इसको बाइंडिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। और ये एनर्जी बाइंड होकर के क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वन। यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट बात की जा रही है कि यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस फॉर्म्ड होती हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स वन से। तो कह सकते हैं ना, इसको सिंपल से समझते हैं कि जो हमारा C6H12O6 था वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब ये ब्रेक होकर के CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा ना। अब जब ये CO2 और H2O का फॉर्मेशन हुआ तो ये तो ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हुआ तो इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि ये दोनों कंबाइन हुआ था तो एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो गया था। अब टूटा तो एनर्जी क्या हो गया, यहाँ पर रिलीज्ड हो गया। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। देख रहे हो आप, सिंपल सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, लेकिन किससे, कॉम्प्लेक्स वन से हो रहा है। और ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स वाला टूटेगा, सिंपल बनेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज्ड हो जाएगी। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखें ये पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने के बाद कि मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस के थ्रू वर्क करती है। वन इज़ कैटाबॉलिक एंड अनदर इज़ एनाबॉलिक। और ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड दिस होल फेनोमेनन इज़ कंसिडर एज मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर हम लोग कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का रिएक्शन भी देखें, लेकिन किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं देखे हैं। ओके, किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं देखे। दैट्स वाई वी कैन से दैट मेटाबॉलिज्म इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, चलो आगे मूव करते हैं स्लाइड। हाँ, तो अब ये फोर्थ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जहाँ पर कहा जा रहा है क्या, लेट्स सी। यहाँ पे बोला जा रहा है सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑब्वियसली वी ऑल एग्री, इस बात से सब अग्री करेंगे कि जो सेल है वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। विदाउट सेल वी आर नथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेल, देन टिश्यू, ओके, देन फिर ऑर्गन एंड देन व्हाट, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑब्वियसली जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके अलावा कुछ फंक्शन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, वेदर प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हाँ, जान रहे हैं हम लोग कि प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम लोग मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए हैं। वहीं पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। द सेल कंटेन प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल विच परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज़। तो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर में आने वाले जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उन सब में प्रोटोप्लाज्म होगा और उन सब में सेल ऑर्गेनेल होगा। और ये दोनों जो है वो अपने अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करेंगे। सेल ऑर्गेनेल, प्रोटोप्लाज्म अपना अपना फंक्शन करेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ तो बोला जा रहा होगा। हाँ,
कॉन्शियसनेस यहाँ पर कहा जा रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। इट इज़ द एबिलिटी, यहाँ ए छूट गया, इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये एक प्रकार का फीचर है जहाँ पे इन्वायरमेंट में जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग बींग सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, वही बात कि यहाँ लिविंग बींग क्या करे, उस सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स, इन सब को क्या करते हैं, उनके प्रति वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के आसपास मौजूद, इन्वायरमेंट में मौजूद, उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड ये सब में होता है, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंटल फैक्टर पे सेंस करके उस पर रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या कहा जा रहा है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भी किसी भी प्रकार के एक्सेप्शन नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो एक बार फिर से वापस हम यहाँ आते हैं जहाँ पर हम लोग देख लिए क्या है, कैसे है, क्यों है। ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड नंबर, जहाँ पर इंट्रिंसिक ये होता था, लेकिन हम लोगों को एक्सेप्शन क्या दिख गया, एक्सट्रेंसिक। रिप्रोड्यूस यानी कि रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ने रिप्रोडक्शन देखा, लेकिन म्यूल, स्टेराइल हनी बी और इनफर्टाइल ह्यूमंस, ये कुछ एक्सेप्शन यहाँ आ गए जिसकी वजह से इसको नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी में रख दिया गया। मेटाबॉलिज्म, जहाँ पर हम लोग कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन देखे, जिससे हमारा सारा जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ बॉडी में हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। यही आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी आ रहा है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर दोनों में हो रहा था, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं था, दैट्स वाई इसको हम लोग ने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा था। देन यहाँ पर आया आपका रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोले। ये भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं आया, वेदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर को वो क्या करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, सेंस करते थे, और उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। आई जस्ट विश कि आप लोग सब समझ गए होंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोग अभी तक नहीं किए और आज के वीडियो को आप पसंद कर रहे हो, आज के कंटेंट को आप पसंद कर रहे हो, तो लाइक कर दो, क्या जाता है।